हेलो दोस्तों, आज फिर से एक कहानी। आशमा और ज़रीन, ये दो जुड़वा बहनें। ज़रीन को मैंने नहीं देखा है, पर अभी वो मेरे से फ़ेसबुक पे जुड़ी हुई है, 2 साल से जुड़ी हुई है। ज़रीन से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा, बट आशमा हॉस्पिटल आती थी ट्रीटमेंट के लिए। आशमा अपने भाई के साथ आती थी। आशमा का बड़ा भाई मैरिड भाई है। ये 2 बहनें जुड़वा, ये छोटी है और सबसे बड़ा भाई है वो मैरिड है। 3 भाई बहन। तो रेडिएशन के लिए वो आती थी, उसका भाई उसको मेरे पास लाके छोड़ देता था और ख़ुद कहीं काम के लिए बाहर निकल जाता था। जैसे उसका भाई बाहर निकल जाएगा, आशमा मेरे पास से निकल कर बाहर जाके बैठती थी। उसने कभी भी खुद होके मेरे से बात नहीं की, और जितना मैं पूछती थी नाम क्या है, उम्र क्या है, उतना बताती थी। और वो भी इतना अजीब सा मुँह बना के, जैसे कि उसको मैं पसंद नहीं थी, मेरी तरफ देखना पसंद नहीं था। इस तरह से कड़ू चेहरा करके वो मेरी तरफ देखती थी और ऊट-पटांग को जवाब दे के चली जाती थी। अब रोज़ के इतने पेशेंट्स देखने हैं और मुझे भी इतने साल का अनुभव है, तो कभी मैं भी सोचती थी कि रहता है एक साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा में रहते हैं पेशेंट, तो वो ट्रॉमा में है, उसको ये सब उसके साथ हो रहा है। उम्र कम थी, शादी होने की थी। आशमा तब 30 साल की थी। 1-2 बार फिर जब मैंने उसको उसके करीब जाके पूछा कि आशमा क्या हुआ बेटा, तुम इतनी हमेशा नाराज़ क्यों रहती हो? तो मुझे बोली मुझे आप पसंद नहीं आते। चलो मैंने बोला ठीक है, पर मैं अपने आप में सुधार करना चाहती हूँ कि ताकि मैं तुमको पसंद आऊँ। तो बोली फिर ठीक है, आप अपना गोरा रंग हटा दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं गोरी तो नहीं हूँ। बोले हाँ, मुझे भी पता है आप गोरी नहीं हैं, आप गेहुआ रंग, आपका जो रंग है ना वो गेहुआ रंग है, आप अपने आप को गोरी मत समझना। तो मैंने बोला हाँ, मैं नहीं हूँ गोरी, मैं भी नहीं मानती कि अपने आप को गोरी हूँ, मानती नहीं मैं। बोले जो गोरे होते हैं ना उनका दिल काला होता है। मैंने ओके, अगर मैं गोरी नहीं हूँ तो मेरा दिल काला होने का तो सवाल ही नहीं है। इस तरह से उसके हिसाब से उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं उसके हिसाब से उसके नज़दीक जाके उससे बात करने लगी, और 5-6 बार इस तरह से करने के बाद आशमा मेरी दोस्त बन गई। और हेलो आशमा। उसके बाद वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई और वो रेगुलर मेरे पास आने लगी। अब इतना ज़्यादा रेगुलर हो गया कि उसकी जब ट्रीटमेंट चल रही थी उस दरमियान 15 मैंने 20-22 दिन के लिए हमारे हॉस्पिटल की रेडिएशन की मशीन बंद थी, पर वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती थी। कोई नहीं होता था, मैं अकेली बैठी थी, वार्ड का राउंड लेना है ये वो, पर वो आके बैठती थी। करीब-करीब 2 घंटे बैठती थी, हम 2 घंटे बातें करते रहते थे। एक बार फिर मैंने उसको बोला कि आशमा, तुमने पहली बार जब मुझे बोला था तुम मेरे से इतनी नाराज़ क्यों रहती थी? बोले पता नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आशमा की कहानी लिखते वक्त ऊपर वाले ने जीत का ज और खूबसूरती का ख उसकी कहानी में नहीं लिखा था। आशमा सांवली थी, सांवली है, और बहुत ही सिंपल लुकिंग है। अब आसमा के जीवन की कहानी सुनने के लिए हम थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। आशमा की शादी की उम्र हुई थी 24-25 साल की वो थी, और उसके लिए सब चिंतित थे कि इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि जहाँ भी उसके लिए शादी की बात होती तो वहाँ से उसको रिजेक्शन ही मिलता, क्योंकि शादी के मार्केट में जो भी पैरामीटर्स है उसमें वो फिट नहीं बैठ रही थी, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी है। 2 साल तक उसके अब्बू अम्मी ने उसकी शादी के लिए बहुत खोजबीन की, पर उसकी शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। इसी दरमियान उसकी जुड़वा बहन का बीबीए कंप्लीट हुआ, उसने एमबीए की कोचिंग ली और फिर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने अच्छे से क्रैक किया, और उसका एडमिशन का समय आ गया कि अब उसको एमबीए कॉलेज में बिज़नेस स्कूल में एडमिशन लेनी है। इसी दरमियान मतलब दोनों बहनों के साथ अच्छा होना था, इधर इसने कैट एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करी। इसी दरमियान किसी एक रिश्तेदार की तरफ से एक लड़के का प्रपोज़ल आया, और
आशमा के लिए भी एक लड़के ने शादी के लिए हाँ किया और आशमा की शादी के जो सपने थे फिर से उसके मन में जाग गए। अब आता है अब्बू का रोल। पता नहीं हर एक के यहाँ रहता है, शादी कहे तो खर्चा तो होता ही है। डाउरी, अगर डाउरी बोलने से बहुत ही गंदा लगता है, पर कुछ तो लेन देन होती ही है, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। और फिर दोनों बेटियों को सामने बुला के अपने सामने बिठा के अब्बू बोले, या तो मैं आशमा की शादी करा सकता हूँ या तो ज़रीन का बिज़नेस स्कूल में दाखिला करा सकता हूँ। मैं दोनों खर्चे एट ए टाइम नहीं उठा सकता। एक ही साल इसकी भी शादी करा दूँ, इसका भी एमबीए के लिए एडमिशन करा दूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है, उतना मैं नहीं कर सकता। तुम दोनों आपस में सोच लो किसको क्या चाहिए और फिर मुझे सोच के बताना। बहुत इंतज़ार करने के बाद आशमा के जीवन में शादी के जैसी कुछ खुशनुमा चीज़ होने वाली थी। ज़रीन के जीवन में बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो उसने बचपन से सपना देखा था, उस बिज़नेस स्कूल में उसका एडमिशन होने वाला था। दोनों में से त्याग कौन करे? ज़रीन ने आशमा को रिक्वेस्ट की कि तुम शादी के लिए अभी मना कर दो। मेरा अगर एमबीए स्कूल में एडमिशन होता है, बिज़नेस स्कूल में एडमिशन होता है, तो आने वाले 18 महीने में या 20 महीने में मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगेगी और बाद में तुम्हारी पूरी देखभाल मैं करूँगी, तुम्हारी शादी का ज़िम्मा मैं उठाती हूँ। आशमा मान गई और उसने दोनों ने मिलकर अब्बू को बताया कि ज़रीन का बिज़नेस स्कूल में एडमिशन किया जाए, आशमा अभी शादी नहीं करेगी। फिर आशमा ने जो जिसके साथ भी उसकी शादी तय हुई थी उस वक्त, उसको भी ये बात बता दी। उसने भी बोला कि हाँ ठीक है, पर उससे पहले दोनों के पेरेंट्स ने आशमा और वो जो लड़का था इनका रोका करा के रखा। रोका इन द सेंस, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ बुकिंग, कि हाँ ठीक है अभी तो हम शादी नहीं कर सकते। एंगेजमेंट के पहले वाला स्टेप जिसको रोका कहते हैं, फिर वो आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का, गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ और आशमा का रोका हो गया कि ठीक है भाई अभी नहीं, पर इसकी 2 साल बाद शादी होगी। और ज़रीन का एमबीए स्कूल में एडमिशन हो गया। 2 साल तो ऐसे निकल गए और जैसे कि पहले से ज़रीन ने बोल के रखा था कि उसको कैंपस मैंने उसको अच्छी नौकरी लग सकती है, वो सही रही, वो इंटेलिजेंट तो है ही, अभी भी एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही है। फिर आया कि अब आशमा की शादी करानी है और शादी की तैयारियां घर में शुरू हुई। उन लोग थोड़ा सा यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, महाराष्ट्र में नहीं रहते। भैया भाभी के साथ आशमा शादी की शॉपिंग के लिए, शादी नहीं सॉरी एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए नागपुर आई। शॉपिंग, दिन भर शॉपिंग वगैरह हुई और फिर उसने अपनी भाभी को बोला कि भाभी अगर हम नागपुर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा डॉक्टर के पास चलें, मुझे थोड़ा सा अपने आप में कुछ बदलाव लग रहा है। तो उसकी भाभी बोली ठीक है और उन लोग डॉक्टर के पास गए। आशमा का चेकअप हुआ और 1-1.5 घंटे में डॉक्टर ने उसकी बीमारी, उसकी सेहत कितनी गंभीर है या उसको कुछ तो बीमारी उन्होंने सस्पेक्ट की जो बहुत गंभीर है और उनको बोला कि आप अभी के अभी वापस मत जाना, आज के दिन रुक जाओ, कल सुबह मैं जो लिख के देता हूँ वो टेस्ट कराओ। उन लोग रुक गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने बताया कि आशमा को ब्रेस्ट कैंसर है और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द इसकी मैस्टेक्टोमी, इसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। आशमा जो शॉपिंग के लिए नागपुर आई थी वो वापस घर गई ही नहीं। उसके भैया गए, अम्मी अब्बू को नागपुर भेजा और उसकी सर्जरी हुई, फिर केमोथेरेपी हुई और रेडिएशन के लिए वो हमारे यहाँ आने लगी। तो उसके मन में इस तरह का गोरा रंग या खूबसूरती के प्रति जो एक
कटुता भरी हुई है। शायद यहीं कहीं उसकी वजह छुपी हुई है। मैंने ज़्यादा उसको कुरेदा नहीं, पर जैसे वो जो शुरू के 8 दिन थे, जो वो नागपुर में ही रही थी सर्जरी के लिए, उस दरमियान उसका मंगेतर, वो जिसके साथ रोका हुआ था, वो जो 2 साल रुका था, उसने इस 8 दिन में शादी से मना कर दिया। इसकी शादी की खरीदारी पूरी हो गई थी। इसलिए मैंने बोला कि कभी-कभी ऊपर वाला कैसी गलती कर देता है ना, किसी के लिए जीत का ज लिखना भूल जाता है और खूबसूरती का ख लिखना भूल जाता है। पूरी तरह से जब पहली बार आशमा मेरे पास आई थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। अब घर वाले उसका इलाज करा रहे थे, इसलिए वो करवा रही थी। तो बीच में जो हमको 20-22 दिन मिले, मुझे और आशमा को, जिसमें सिर्फ हम दोनों ही रहती थी, क्योंकि रेडिएशन की मशीन बंद थी, तो रेडिएशन की लेडीज़ आती नहीं थी मेरे ऑफ़िस में। जब मेरा बाकी हॉस्पिटल का राउंड और बाकी पेशेंट से मिलना हो जाता था, तो मैं अपने ऑफ़िस में, और फिर मैं इसके लिए ही बैठी रहती। और फिर इसके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश मैंने की कि ये लड़की फिर से अपने जीवन में खड़ी हो पाए। और मेरे ख़्याल से मेरे से ज़्यादा आशमा ही बेहतर बता पाएगी कि उसने मुझे मदद की उसको ही जीवन में फिर से खड़ा करने के लिए, और वो मेरी हर बात ध्यान से सुनती। उस तरह से अपने आप में उसने बदलाव लाया। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही किया, पर उसने अपने आप में बदलाव लाया। मैं बोली, आशमा जब तुम्हारी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी तुम क्या करोगी? तो बोली कि मैं अब खैर वो दूसरा करी, पर तब उसने प्लान करके रखा था कि वो बुटीक शुरू करेगी और हर ड्रेस पर उसका नाम रहेगा आशमा नाम से। वो जो नहीं होता है पीछे लेबल, बोले हर घर में लोग वैसे भी मेरे से दूर भागते हैं, क्योंकि कि वो सांवली थी, दिखने में कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बोले पर हर घर, हर लेडी, हर खूबसूरत लड़की मेरे बनाए हुए ड्रेस पहनेगी, ऐसा तब उसका सपना था। उसको भगवान ने बहुत ये रूप नहीं दिया था, पर उसके हाथों में बहुत कला थी। वो मेहंदी बहुत अच्छे से बनाती है, रंगोली और बाकी क्राफ्ट की चीज़ें, उसमें उसको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें उसको बहुत अच्छे से बनाती है। फिर बाद में मशीन शुरू हुई, इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई, और फिर वो जाने के लिए आई थी एक दिन। हमेशा के लिए सारे पेशेंट आते हैं, बाय बाय करने आते हैं। फिर मेरे से टाइट हग, वैसे भी वो हमेशा ही करती थी। मेरे को बोली कि मैम आप मुझे याद रखोगे? मैंने बोला मैं तुमको भूल ही नहीं सकती। तो बोले आप क्या याद रखोगे, मेरे बारे में क्या याद रखोगे? तो मैंने उसको बोला था कि एक बहुत खूबसूरत लड़की से मैं मिली थी। कैंसर की कहानियाँ जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ, तो हम कई बार, मतलब मैं भी ये एक कंक्लूजन पर आती हूँ, या ससुराल वालों ने ऐसे किया, मायके वालों ने ऐसे किया, या देखो उसके साथ ये हुआ, डॉक्टरों ने ऐसे किया, या ऐसा। आशमा की कहानी में हम क्या बोलेंगे? इसके साथ जो गलत हुआ, इसमें इसकी या किसी की कोई गलती नहीं थी। क्यों हुआ उसके साथ ऐसे? क्यों भगवान ने उसकी किस्मत ऐसे लिखी? क्यों खुशियों की कमी रह गई उसकी किस्मत में? ऊपर वाला कभी कभी ऐसी गलती क्यों करता है? सोचो। थैंक यू।